Okay, so good morning all. In the last class, we have discussed about the normalization and what about the first normal form and उसका concept उसके बारे में हम last class में देखे थे, ठीक है? तो normalization different types होता है. First normal form, second normal form, third normal form, fourth normal form, BCNF. Okay, so these are the different type of normalization. Mainly normalization is what? क्यों normalization use करना है हमें? तो ये चीज हमने देखा था कि अगर वहाँ पे मीन्स ऑर्गेनाइजिंग टाइम पे अगर कुछ रिडंडेंसी आ जाए, मीन्स सपोज you can say that normalization is the process of organizing the data in the database to avoid the redundancy when insert, delete and update, ठीक है, any types of data. Okay, so in that case हमने क्या किया, यूजिंग नॉर्मलाइजेशन हम उस रिडंडेंसी को मेंटेन किया और इंसर्शन, डिलीशन एंड अपडेशन में जो जो एनोमलीज था, मीन्स वहाँ पे जो फॉल्ट जनरेट हो रहा था, तो उस एनोमलीज को हमने कैसे रिड्यूस किया बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ नॉर्मल फॉर्म. ठीक है, तो इस केस में इस सब चीज के लिए हमने किया कि नॉर्मलाइजेशन का यूज किया कि अगर ऐसा एक डेटाबेस है जहाँ पे अगर इंसर्शन, डिलीशन एंड अपडेशन के टाइम पे कुछ एनोमलीज आ रहा है तो उसको हम कैसे सॉर्ट आउट करें. ठीक है, तो normalization is basically the process of organizing the data into the database to avoid the redundancy or insertion, deletion and updation anomalies. ओके, सो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हमने क्या देखा था, बेसिकली वहाँ पे ये हो रहा था कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जो भी हम डेटाबेस टेबल बना रहे हैं कि दैट शुड नॉट कंटेन एनी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट. ओके, मीन्स टेबल में आप एक ही वैल्यू को वहाँ पे एनालाइज कर सकते हो या फिर उसका इनिशियलाइजेशन कर सकते हो. ओके, और उस हिसाब से हम क्या कर रहे थे कि प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड करके हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को जनरेट कर रहे थे. ठीक है, तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म basically we can say that the relation is in 1NF if the value in the domain of each attribute of the relation are atomic. Okay, or which is dependent on the primary key. So today we will discuss about the second normal form. तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म यहाँ पे आपको एकदम ध्यान से समझना है व्हाट यू मीन बाय सेकेंड नॉर्मल फॉर्म. सेकेंड नॉर्मल फॉर्म बेसिकली टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे ये है कि आपको पहले कैंडिडेट की को फाइंड आउट करना है. ठीक है, कि एक रिलेशन दिया गया है तो उस रिलेशन में कौन सा आपका कैंडिडेट की है, उसमें क्या प्राइम एट्रीब्यूट है, किसको हम प्राइम एट्रीब्यूट कहेंगे, कौन सा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है. ठीक है, और वहां पे हम फंक्शनल डिपेंडेंसी को चेक करेंगे, मीन्स आइदर दैट इज पार्शियल डिपेंडेंसी और फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी. ठीक है, अब ये सब क्यों करना है, ये सब इसलिए करना है कि 2NF जो है वो इस टर्मिनोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट है कि हम डिकम्पोजिशन कैसे करें यूजिंग द फंक्शनल डिपेंडेंसी कॉन्सेप्ट. ओके, सो वन एग्जांपल मींस हाँ, वही सब हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे. देखो 2NF, हाँ, तो 2NF एक रिलेशन दिया गया है ABCD, रिलेशनल डेटाबेस जहाँ पे वैल्यूज है ABCD. ठीक है, यहाँ पे देखो AB implies D एंड B implies C. ये एक डिपेंडेंसी को शो कर रहा है. अब हमें समझना है यहाँ पे कौन सा कैंडिडेट की है,
कौन सा प्राइम एट्रीब्यूट है, कौन सा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, किसको हम प्राइम एट्रीब्यूट कहेंगे। फर्स्ट तो आप कैंडिडेट की यहाँ से निकाल सकते हो। कैसे कि अगर आप देखो, आपको क्या है, क्लोजर वैल्यू निकालना है, मीन्स सुपर की पहले फाइंड आउट करना है। और ऑलरेडी वी नो द कंसेप्ट ऑफ कैंडिडेट की, दैट एफिशिएंट एंड द मिनिमल सुपर की आर कॉल्ड कैंडिडेट की। ठीक है, तो इस केस में आपको कैंडिडेट की फाइंड आउट करना है। तो अगर हम ए बी का क्लोजर निकाले तो एक चीज देख रहे हैं क्या, यहाँ पे ए बी इम्प्लाइज डी, जो एरो से डिफाइन कर रहा है। ठीक है, और एक रिलेशन यहाँ पे है बी इम्प्लाइज सी। ओके, तो अगर ए बी का क्लोजर निकाले तो क्या आएगा आपका ए बी सी डी। क्यों? क्योंकि ए बी खुद ए बी तो रहेगा, ठीक है, और बी यहाँ पे इम्प्लाई कर रहा है सी को, तो सी आ जाएगा, और ए बी इम्प्लाई कर रहा है डी को, तो डी आ जाएगा। लेकिन क्या अकेला सी का क्लोजर निकालते तो क्या ए बी सी डी हम फाइंड आउट कर सकते थे? मतलब वैल्यू क्या अल्टीमेट वैल्यू हमको मिलता था, सब रिजल्ट तो नहीं मिलता, ठीक है ना। और अकेला सी को भी करते तो नहीं आता, डी को भी करते तो उसका क्लोजर में भी नहीं मिलता, बी को भी करते तो नहीं आता, बी सी का भी हम कोई रिलेशन नहीं कर सकते। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे अगर ए बी का क्लोजर निकाले तो उसमें से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ए बी का क्लोजर ए बी सी डी आएगा। यहाँ तक क्लियर है? क्यों हम इसको ले रहे हैं? क्योंकि ए बी क्लोजर वैल्यू जो दे रहा है वो उसमें सारे वैल्यूज है जो हमारे रिलेशनल डेटाबेस में मौजूद है, ठीक है, बाकी के वैल्यूज में से हम उसको नहीं निकाल सकते। तो ए बी क्या है, ए बी इस केस में क्या हो रहा है, एफिशिएंट एंड मिनिमल सुपर की। okay, for this relationship AB is the efficient and minimal super key, so AB you can call this is the candidate key। ठीक है, अच्छा, प्राइम एट्रीब्यूट किसको कहेंगे? प्राइम एट्रीब्यूट वही होगा जो कैंडिडेट की का सबसेट होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो वही प्राइम एट्रीब्यूट होगा जो कैंडिडेट की को फाइंड मतलब सेटिस्फाई कर रहा है या फिर कैंडिडेट की को डिफाइन कर रहा है। इस केस में ए बी जो है ये प्राइम एट्रीब्यूट होगा। क्यों? क्योंकि इसके जरिए ही हम एक कैंडिडेट की को आइडेंटिफाई कर पा रहे, कैंडिडेट की का वैल्यू हम जनरेट कर पा रहे। सो दीज आर द प्राइम एट्रीब्यूट। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो जाएगा? ए मैम बी ए को बी छोड़, खुद प्राइम एट्रीब्यूट नहीं होगा? ए बी खुद प्राइम एट्रीब्यूट नहीं होगा? ए बी देखो अकेला ए एंड बी को हम नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि रिलेशन हम तब देखेंगे कि देखो ए एंड बी बोथ आर डिपेंडेंट, मतलब बोथ आर इम्प्लाइज द वैल्यू ऑफ डी, ठीक है। तो ए एंड बी दोनों अकेले अकेले अपना प्राइम एट्रीब्यूट है, ठीक है। ए बी को हम कैसे मतलब क्या बोले कोलैबोरेट करके ए बी का वैल्यू हम नहीं बोल सकते कि ये प्राइम एट्रीब्यूट है। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ए बी मिलके कैंडिडेट की को शो कर रहा है। तो एट्रीब्यूट मतलब क्या? इंडिविजुअल वैल्यू। तो ए एंड बी बोथ आर प्राइम एट्रीब्यूट, ठीक है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, ये जो कॉमा आप बोल रहे हो सेपरेट करके आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी इज अ प्राइम एट्रीब्यूट, ठीक है। तो ए बी को छोड़ के बाकी जितने भी एट्रीब्यूट है, यहाँ पे तो 4 एट्रीब्यूट है ना, ए बी सी डी, तो ए एंड बी आर प्राइम एट्रीब्यूट, सी एंड डी आर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। क्यों? क्योंकि इसको हम कैंडिडेट की नहीं मान रहे और ये कैंडिडेट की फाइंड आउट करने के लिए हमें नहीं चाहिए, ठीक है। प्राइम एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो 2NF निकालने के लिए हमको देखना है कैंडिडेट की, कैंडिडेट की को हम प्राइम एट्रीब्यूट बोल रहे। तो अगर वो प्राइम एट्रीब्यूट है तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट उस रिलेशन डेटाबेस में और क्या हो सकता है, मतलब बाकी के रेस्ट ऑफ द वैल्यूज विल बी द नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, ठीक है ना। अच्छा, और ये सेटिस्फाई करेगा पार्शियल डिपेंडेंसी। अब यहाँ पे क्या कंसेप्ट आता है कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है, एक होता है फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी और होता है पार्शियल डिपेंडेंसी एंड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी,
ठीक है। फंक्शनल डिपेंडेंसी जैसे कि रिलेशनल डेटाबेस आर में ABCD वैल्यूज है ना, तो फंक्शनल डिपेंडेंसी वही शो करेगा कि जैसे A इम्प्लाइज BCD, BC इम्प्लाइज D। ठीक है, तो A इम्प्लाइज BCD अगर करे तो दैट मीन्स A इज फंक्शनली डिटरमाइन द BCD, and suppose BC implies D, that means BC functionally determines the D। ठीक है, तो ये होता है फंक्शनल डिपेंडेंसी का concept। अब फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी किसको कहेंगे? सपोज कि A implies D, ठीक है, और यहाँ पे कंसेप्ट को थोड़ा समझते हैं अच्छे से। B implies C, सपोज B एंड C के बीच रिलेशन है, तो उस केस में अगर B implies क्या होता है कि फुल डिपेंडेंट होता है, कि मतलब C का वैल्यू निकाल के लिए सिर्फ B के ऊपर ही आप डिपेंडेंट रहोगे तो चलेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे और कोई एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट नहीं आ रहा। ओके, सो वन थिंग, 1 मिनट शेयर हो रहा है ना? यस मैम। अच्छा अच्छा, हाँ, तो हाँ, क्या बोल रहे थे कि फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट मीन्स हम देख रहे हैं B इज फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन C, सॉरी C इज फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन B, मीन्स इस केस में हम बोल सकते हैं कि ये फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट है। लेकिन सपोज मान लो पार्शियल डिपेंडेंसी का अगर कंसेप्ट समझे, यहाँ पे देखो B के साथ C का जो रिलेशन है, इस केस में देखें अगर B के साथ जो C का रिलेशन है वो पार्शियल डिपेंडेंसी है। क्यों पार्शियल डिपेंडेंसी? मीन्स इफ द एनी प्रॉपर सबसेट ऑफ द की दैट डिटरमाइंस any of the non-key attribute, that is called the partial dependency। मीन्स देखो यहाँ पे B जो है, B है A एंड B का, B जो है ये प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, देखो A और B, अगर A B दोनों इम्प्लाइज करता है D को, तब तो ठीक है, तब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन A B इम्प्लाइज D कर रहा है और उसमें से हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि B इम्प्लाइज C, क्या B इम्प्लाइज C आप लिख रहे हो, लेकिन ये क्या हो रहा है? दिस इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ द की। समझ रहे हो कि ये क्या है? इसको अगर हम डिफाइन करें तो ये हो जाता है आपका प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट किसको कहेंगे? अगर आप देख रहे हो कि ए बी मिला के एक वैल्यू को इम्प्लाई करते हैं, लेकिन आप उसमें से सिर्फ एक ही वैल्यू को ले लिया, बी से ही उसका वैल्यू को इम्प्लाई करने में लग गए, ठीक है, लेकिन ए का कोई वहां पर जरूरत नहीं है, या फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करने के टाइम पे इंक्लूड ही नहीं कर रहे हो, तो उस केस में आप क्या देख रहे हो कि सिर्फ बी से आप सी का कैलकुलेशन कर रहे हो, तो ए कहाँ गया? ठीक है ना? तो if any proper subset of the key determines any of the non-key attribute, यहाँ पे देखो नॉन की एट्रीब्यूट क्या है? C तो नॉन की एट्रीब्यूट है, मीन्स नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। ओके, सो अगर एक प्रॉपर सबसेट एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को क्या करे कि रिलेशन को शो करे, तो दिस इज कॉल्ड द पार्शियल डिपेंडेंसी। तो आप देख रहे हो ए बी तो एट्रीब्यूट था, ए बी प्राइम एट्रीब्यूट था, उसमें से बी क्या कर रहा है? सी को इम्प्लाई कर रहा है, सी जो कि एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई रिलेशन हो तब हम उसको पार्शियल डिपेंडेंसी कहेंगे। ठीक है, तो अगर पार्शियल डिपेंडेंसी वहां रहे तो उस केस में हम उस टेबल को या फिर उस रिलेशन को 2NF नहीं बोल सकते। ओके, सो ये जो कंसेप्ट है आपको अच्छे से समझना है। हमको क्या देखना है? एक रिलेशन में कैंडिडेट की को फाइंड आउट करना है। हम देखेंगे क्या प्राइमरी की प्राइम एट्रीब्यूट क्या क्या है उस रिलेशन में, कौन कौन सा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। प्राइम एट्रीब्यूट तो ठीक है, लेकिन नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को जनरेट करने का क्या मतलब है? क्योंकि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट से हम ये निकाल सकते हैं कि आइदर दैट रिलेशन इज ऑन पार्शियल डिपेंडेंसी और फुल्ली डिपेंडेंस।
ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें अगर वो फुल्ली डिपेंडेंट है तब तो ठीक है, लेकिन अगर पार्शियल डिपेंडेंट है तो उस रिलेशन को हम 2NF नहीं कह सकते। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा, तो उस केस में हम क्या करेंगे? रिलेशन तो आपका सपोज आर यहाँ पे दिया है ना ABCD, तो हम देख रहे हैं इस केस में पार्शियल डिपेंडेंसी भी है, तो इसको 2NF में कैसे करेंगे? तो ये तो 2NF नहीं होगा ना, ये रिलेशन 2NF में नहीं है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पार्शियल डिपेंडेंसी शो कर रहा है, तो हम 2NF इस टेबल को नहीं बोल सकते, तो इसको हम डिवाइड करेंगे डिफरेंट टेबल में, और वहां पे क्या करेंगे, एक रिलेशन ऐसा सेट करेंगे जहाँ पे क्या हो रहा है, AB इम्प्लाइज D, और एक अनदर रिलेशन सेट करेंगे जहाँ पे होगा B इम्प्लाइज C। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि कैंडिडेट की भी जनरेट कर सकते हैं, और देखेंगे कि प्राइम एट्रीब्यूट क्या है, क्या वो पार्शियल डिपेंडेंट है, नहीं है तो ठीक है, वो हमारा 2NF हो जाएगा। तो सिमिलरली देखो एग्जाम्पल यहाँ पार्शियल से। इंडिपेंडेंस फिर से बता दीजिए ना। हाँ बोलो। पार्शियल इंडिपेंडेंस। हाँ, पार्शियल इंडिपेंडेंसी। यस। हेलो। यस हाँ मैम। हाँ, पार्शियल इंडिपेंडेंसी मीन्स पार्शियली डिपेंडेंट। पार्शियली डिपेंडेंट कैसे है, और वो कैसे हम उसको बोलेंगे कि ये पार्शियली डिपेंडेंट है? देखो, एक होता है आपका प्राइम एट्रीब्यूट और एक होता है आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो इस केस में प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन सा है? AB है, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो प्राइम नहीं है, बाकी जितने भी वैल्यूज रहेंगे उस केस में वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है ना? तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को अगर एक रिलेशन का एक वैल्यू, मतलब कि ए बी बोथ प्राइम एट्रीब्यूट शो कर रहा है, और ए बी क्या इंप्लाई कर रहा है? डी को। ठीक है, लेकिन इस रिलेशन में हम ये देख रहे हैं कि अकेला बी जो है वो सी को इंप्लाई कर रहा है। तो ए बी तो एक साथ बैठा है, ए बी क्या करना चाह रहा है? ए बी एक साथ मिलकर काम को करना चाह रहा है। ठीक है, लेकिन उसमें से क्या हुआ, बी खुद जाके एक और काम करने लगा जो करना नहीं था। ठीक है, एट्रीब्यूट मतलब इस केस में कैंडिडेट की तो ए बी है ना, तो कैंडिडेट की ही एक काम को इम्प्लीमेंट करेगा, लेकिन उसमें से एक वैल्यू जाके अपने हिसाब से कुछ करने लगा। ठीक है, बी जाके अपने हिसाब से कुछ करने लगा, तो एक ए के लिए क्या हम वो रिलेशन सेट कर सकते हैं? मतलब ए बी इम्प्लाई कर रहा था लेकिन बी जाके कुछ अलग कुछ काम कर रहा है, या फिर आइदर ए जाके कुछ कर रहा है बगैर बी का, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ए बी जा क्या बोले कि उसमें से ए बी इज अ सबसेट, और उसमें से अगर बी को निकाल दे तो वो क्या हो जाएगा? एक प्रॉपर सबसेट हो रहा है, ए बी का प्रॉपर सबसेट बी हो रहा है, या फिर ए बी का प्रॉपर सबसेट ए हो जाएगा। ठीक है ना? तो ए बी का प्रॉपर सबसेट अगर एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करे तो वो जो डिपेंडेंसी होगा उसको हम पार्शियल डिपेंडेंसी कहेंगे। ठीक है, इस केस में ए बी मतलब क्या है? कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की का अगर एक भी एट्रीब्यूट किसी एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को इंप्लाई करे तो उस केस में हम उसको पार्शियल डिपेंडेंसी कहेंगे। ठीक है, सपोज रिलेशनल डेटाबेस ABCDE है, यहाँ पे आपको बोला गया है कि AB इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन CDE। ठीक है, तो AB क्या हो जाता है उस केस में? प्राइमरी की। और यस कैंडिडेट मैम। क्या पूछ रहे हो? हाँ, तो ए इम्प्लाइज सी, अकेला अगर ए इम्प्लाइज सी करे और ए इम्प्लाइज सपोज डी करे, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है। ए बी मिलके सी डी ई को इम्प्लाई कर रहा था। ठीक है, तो ए बी फंक्शनल डिपेंडेंसी दिखा रहा था क्या? ए बी इम्प्लाइज सी डी ई, लेकिन अगर हम देखें ए अकेला इम्प्लाई कर रहा है सी को और ए अकेला इम्प्लाई कर रहे हैं डी को, तो उस केस में वो
रिलेशन क्या डिफाइन करता है इससे कि दैट इज द पार्शियल डिपेंडेंसी, नॉट फुल्ली डिपेंडेंसी। फुल्ली डिपेंडेंट तभी होगा कब, जब x implies y एंड सपोज y इज फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन x। तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि x और y के जो रिलेशन है वो फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट है। अब समझ में आया कौन सा फुल्ली है और कौन सा पार्शियल है। तो इस केस में ए बी इम्प्लाइज डी हो रहा था, लेकिन हम अगर ऐसा करें कि बी खुद अकेला इम्प्लाई कर रहा है डी को, तो उस केस में क्या हो जाएगा, दैट इज पार्शियल डिपेंडेंसी। मतलब कि इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो प्राइम एट्रीब्यूट अगर कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा तो पार्शियल इंडिपेंडेंसी हो गया। हाँ हाँ, प्राइम एट्रीब्यूट का कोई भी एट्रीब्यूट अगर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड पार्शियल डिपेंडेंसी। ठीक है। यस। अच्छा, एग्जाम्पल आप देखो यहाँ पे कि हाँ, जैसे यहाँ पे दिया गया है कस्टमर आईडी, देन स्टोर आईडी, लोकेशन। तो उसके लिए अलग अलग वैल्यूज यहाँ पे दिया गया है। ओके, अच्छा ये मेरे पास है। अब हम देखेंगे इस केस में कौन सा कैंडिडेट की है, क्योंकि हमें दोनों टर्मिनोलॉजी को चेक करना है कि द टेबल और द रिलेशन दैट मस्ट बी ऑन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, अगर वो वैसा रहता है तो नेक्स्ट क्या करना होगा हमें कि वी हैव टू चेक द कैंडिडेट की एंड प्राइम एट्रीब्यूट्स और व्हाट आर द नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स। अगर ये चेक कर पाए तो हम ये देखेंगे कि इफ ऑल द नॉन प्राइम एट्रीब्यूट should be in a fully functional dependent on candidate key or not। ठीक है, अगर fully functional dependent नहीं होता है, if there is some partial dependency, so in that case we can't say that is on 2NF। ओके, सो ये सब दो चार चीजें हमें मेंटेन करना है। तो इस केस में हम अगर देखें कैंडिडेट की क्या सेट कर सकते हैं, कैसे सेट कर सकते हैं, जैसे देखो कस्टमर आईडी, ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कैंडिडेट की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो 1 रिपीटेशन हो रहा है। स्टोर आईडी 13123, तो अकेला स्टोर आईडी भी नहीं हो सकता। ठीक है, लोकेशन क्या है, दिल्ली, जहाँ पे स्टोर आईडी है वहां पे 1 दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टोर आईडी 1 फिर से ये दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि इन दैट केस इंडिविजुअल कॉलम आर नॉट सेटिस्फाइड फॉर द कैंडिडेट की। सो कैंडिडेट की यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर कस्टमर आईडी एंड स्टोर आईडी को मिला के हम देखें तो उस केस में हम कैंडिडेट की जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, देखो दोनों इंफॉर्मेशन को लेके हम अगर देखें तो कैंडिडेट की हो सकता है कि तब देखो कोई रिडंडेंसी नहीं आ रहा, कोई भी रिपीटेशन नहीं आ रहा। तो कैंडिडेट की हेयर कस्टमर आईडी एंड स्टोर आईडी। ओके, अच्छा अब प्राइम एट्रीब्यूट क्या होगा, तो जो कैंडिडेट की होगा वही प्राइम एट्रीब्यूट है। कैंडिडेट की इज द सबसेट ऑफ प्राइम एट्रीब्यूट, मींस अगर कैंडिडेट की कस्टमर आईडी स्टोर आईडी है तो प्राइम एट्रीब्यूट भी कस्टमर आईडी स्टोर आईडी होगा, जैसे यहाँ पे बोला गया था। अब हमें देखना है कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या है। तो प्राइम एट्रीब्यूट को छोड़ के अदर जितने भी एट्रीब्यूट है वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। तो इन दैट केस लोकेशन इज द नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। ओके, अब कैंडिडेट की कस्टमर आईडी एंड स्टोर आईडी। ठीक है, तो 2NF में करना है तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर उसको डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट टेबल में, जैसे हमने यहाँ पे किया था। यहाँ पे ये प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट देखा, पार्शियल डिपेंडेंसी देखा। पार्शियल डिपेंडेंसी शो कर रहा था, क्यों? क्योंकि एक वैल्यू आपका कैंडिडेट की का जो है कि आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट दिखा रहा है। तो यहाँ पे भी देखो स्टोर आईडी क्या है, स्टोर आईडी और कस्टमर आईडी मिला के कैंडिडेट की है, लेकिन स्टोर आईडी जो है वो उसका मतलब कैंडिडेट की का एक एट्रीब्यूट है
जो फंक्शनल पार्शियली डिपेंडेंट ऑन लोकेशन, 1 जो है वो दिल्ली को शो कर रहा है, यहाँ पे भी 1 दिल्ली को शो कर रहा है, ठीक है ना। तो इस केस में हमने क्या देखा कि यहाँ पे 2NF नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये पार्शियल डिपेंडेंसी दिखा रहे हैं, हमको फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट चेक करना है। तो इस हमने शुरू में क्या किया था कि रिलेशनल डेटाबेस को डिवाइड कर दिया था किसमें कि R1 हो जाएगा एक और R2, R1 कर सकता है कि AB implies D एंड R2 कर सकता है B implies C। अगर ऐसा डिवाइड कर दे तो वो हम 2NF बोल सकता है, क्यों? क्योंकि ये तो एक फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को भी चेकआउट कर रहा है, और हम देख रहे हैं कि ये यूनिकली डिफाइंड है, और ऑल द नॉन प्राइम एट्रीब्यूट should be in there should be functionally dependent on the candidate key, ठीक है। तो अगर इसको डिवाइड कर दे तो देख रहे कस्टमर आईडी एंड स्टोर आईडी, उस केस में कस्टमर एंड स्टोर बोथ आर द कैंडिडेट की, और इम्प्लीमेंट हम अगर ऐसे करें तो इस केस में होगा क्या कि प्राइम एट्रीब्यूट सॉरी इस केस में पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं शो कर रहा। सिमिलरली देखो स्टोर आईडी इस इतने सारे वैल्यूज है, उसको अगर हम ऐसे करें कि 1 2 3 सिर्फ लिखे तो उस केस में भी तो हमारा जो लोकेशन था वो एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है ना। तो 2NF यही चेक करेगा कि आइदर जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वो फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट है और पार्शियल डिपेंडेंट शो कर रहा है। अगर पार्शियली डिपेंडेंट है मींस पार्शियल डिपेंडेंसी मींस क्या कि एक अगर प्राइम एट्रीब्यूट एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को इम्प्लाई कर दे तो उस केस में वो पार्शियल डिपेंडेंसी शो करेगा, ओके। सो वो नहीं होना चाहिए, अगर नहीं होगा तभी हम उसको बोल सकते हैं कि ये आपका 2NF में है। इससे अच्छे से और एक जगह समझते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखो ये वाला एग्जांपल, ये ऐसे एग्जाम में जो आता है वो हम लोग करते हैं अब। ओके, सो वन थिंग यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, रिलेशनल डेटाबेस दिया गया है RABCDEF, ठीक है ना। तो हेलो, ये स्क्रीन विजिबल है ना आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। हाँ, अच्छा, रिलेशनल डेटाबेस ABCDEF। अच्छा, फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया गया है C implies F, E implies A, AC implies D and A implies B, ओके। अच्छा, तो यहाँ पे देखो आपको क्या करना है कि ये चेक करना है आइदर दिस रिलेशन इज इन 2NF और नॉट। तो 2NF निकालने के लिए फर्स्ट हमें क्या करना है, कैंडिडेट की फाइंड आउट करना है। तो इस केस में कैंडिडेट की आप कैसे करोगे, देखो कि C implies F, हाँ, E implies A, EC implies D, A implies B, ओके। सो अगर हम देखें कि EC implies D, तो EC का अगर क्लोजर ले EC तो खुद आएगा, हाँ, EC E अकेला A को इम्प्लाई कर रहा है तो A भी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, A इम्प्लाई कर रहा है B को तो B आ जाएगा, ओके। अच्छा, EC के साथ D था तो EC इम्प्लाइज D तो D भी आ जाएगा, ओके ना। और C इम्प्लाई कर रहा था F को तो F भी आ जाएगा। तो अगर EC का क्लोजर हम निकाले, आपको ये चेक करना है कि कौन सा हमें सुपर की वैल्यू निकालना है, कौन सा एट्रीब्यूट ले जिसके थ्रू हम पूरे जो रिलेशनल डेटाबेस में वैल्यूज है एट्रीब्यूट है उसको जनरेट कर पाए। तो अगर EC का क्लोजर लेते हैं तो ऑल द वैल्यूज आर जनरेटेड हियर बाय EC, ठीक है। तो कैंडिडेट की हम बोल सकते हैं क्या EC इज द कैंडिडेट की? हाँ, बोल सकते हैं कि EC कैंडिडेट की, क्यों? क्योंकि इसी से ही इसी के क्लोजर वैल्यू में से हम सारे वैल्यूज को निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, हमें प्राइम एट्रीब्यूट निकालना है। तो कौन सा प्राइम एट्रीब्यूट होगा, जो कैंडिडेट की होता है वही प्राइम एट्रीब्यूट। तो प्राइम एट्रीब्यूट E एंड C इंडिविजुअल शो करता है प्राइम एट्रीब्यूट को, ठीक है ना। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो जाएगा,
EC को छोड़ के जितने भी वैल्यूज है वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होगा। प्राइम एट्रीब्यूट को छोड़ के जो भी रहेगा वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होगा। तो EC के अलावा क्या क्या है, A है, B है, D है एंड F है। सो दीज आर द नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। ठीक है, अच्छा अब क्या चेक करना है हमें, पार्शियल डिपेंडेंसी। हाँ, तो इज देयर एनी पार्शियल डिपेंडेंसी मीन्स नॉन प्राइम एट्रीब्यूट शुड बी फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन द कैंडिडेट की। लेकिन अगर इफ देयर शुड बी नो पार्शियल डिपेंडेंसी, तभी हम बोल सकते हैं वो नॉन प्राइम की है, नहीं सॉरी, बोल सकते हैं वो 2NF है। लेकिन क्या इधर पार्शियल डिपेंडेंसी है? हम देख रहे हैं कि हाँ, EC तो कैंडिडेट की था, ठीक है, लेकिन इसमें से C जो कि मतलब कैंडिडेट की था, मतलब प्राइम एट्रीब्यूट था ना इसी, इसमें से C जो है, जो प्राइम एट्रीब्यूट मतलब जो प्रॉपर सबसेट है इसका, इसी का, वो क्या कर रहा है कि F को इंप्लाई कर रहा है। F जो कि एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, समझ में आ रहा है? तो ये जो रिलेशन है ये शो कर रहा है कि द प्रॉपर सबसेट ऑफ द की विच इज कैंडिडेट की, ये डिटरमाइन कर रहा है या फिर इम्प्लाइज कर रहा है एक नॉन की एट्रीब्यूट, मीन्स एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट विच इज F। ओके, मीन्स प्रॉपर सबसेट क्या हो जाता है इस केस में, C इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ EC, और C क्या कर रहा है, इम्प्लाई कर रहा है एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट F। तो ये तो नहीं हो सकता। एक रिलेशन भी अगर गलत हो जाए तो ये रिलेशन आपका, सॉरी, एक भी डिपेंडेंसी अगर गलत हो जाए तो अगर उस केस में हम देखेंगे कि क्या है कि हाँ, ये तो आपका रिलेशन जो है वो दैट इज नॉट इन अ 2NF। ठीक है, तो दो चार मतलब की पॉइंट है, आपको ये समझना है कि द रिलेशन और द टेबल मस्ट बी इन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ओके, और देयर शुड बी कैंडिडेट की, एंड व्हाट आर द प्राइम एट्रीब्यूट, व्हाट आर द नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स, there is the proper subset of the prime attributes, either that is partial dependent or fully functional dependent। ओके, पार्शियल डिपेंडेंट अगर कहीं पे भी शो करे तो उस केस में आप बोल सकते हो, एक भी रिलेशन अगर वहां पे क्रॉस हो जाए, तो सेटिस्फाई ना हो, तो आप वहां पे बोल सकते हो क्या कि आपका ये जो है ये 2NF नहीं शो करता। सो द टेबल RABCDEF इज नॉट इन अ 2NF। ओके, सिमिलरली और एक एग्जांपल देखो, जैसे कि रिलेशनल डेटाबेस R था, ABC था, ओके, सो B इम्प्लाइज C। अब इस केस में आप जनरेट कर सकते हो, अगर AB का क्लोजर ले तो AB और C आ जाएगा। ठीक है ना, आपको कैंडिडेट की फाइंड आउट करना है, आपको कैंडिडेट की फाइंड आउट करना है। तो AB का अगर क्लोजर निकाले तो उस केस में, हाँ बोलो। जैसे कि यहाँ पर 3 एट्रीब्यूट्स ABC, जैसे कि वहां पर जैसे जब एट्रीब्यूट्स का नंबर इंक्रीज होगा तो जो क्लोजर निकालना होगा फिर तो हम लोग को सारे के लिए क्लोजर निकालना पड़ेगा, तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ना, इसका कोई शॉर्टकट? देखो, इस केस में प्रीवियस जो आपका एग्जांपल है, इस केस में आपको रिलेशन डेटा दिया गया है, ठीक है, जैसे ABCDEF एक रिलेशन है, वहां पे आपको डिपेंडेंसी शो किया गया है, मतलब क्या बोले इसको कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या क्या दिया गया है, C इम्प्लाइज F, E इम्प्लाइज A। अब इसमें से आइडिया लगा सकते हो, आपको देख चेक करना है, आपको ये अगर रिलेशन है प्रोवाइडेड तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो ना कि इस केस में देखो कौन सा आपका कैंडिडेट की होगा। समझो अच्छे से, अगर हम EC को ले, आपको माइंड में ये सब चीज चेक करना है। EC का क्लोजर अगर आप लो तो क्या होगा, EC आएगा, EC क्या इम्प्लाई कर रहा है D को, तो ECD आ जाएगा। ठीक है, EC में से हम ये देख रहे हैं कि क्लोजर का कंसेप्ट जो है वो
जो प्रीवियस आपने समझा है कैसे निकालना है वो वैसे ही आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना होगा। यहाँ पे आप उसके अंदर अगर आप पार्शियल डिपेंडेंसी का कंसेप्ट घुसा दो तब नहीं होगा। पहले आप क्लोजर निकालो, मीन्स आपको कैंडिडेट की फाइंड आउट करना है। क्लोजर निकालने में हम क्या देख रहे हैं, इसी का अगर क्लोजर निकाले तो इसी डी आ रहा है। अब इसी में से क्या क्या हो रहा था, सी हो रहा था। सी क्या है, सी अकेला एफ को इम्प्लाई कर रहा था तो हाँ एफ भी आ जाएगा। ई अकेला ए को इम्प्लाई कर रहा था, हाँ तो ए भी आ जाएगा, ठीक है ना। और ए भी आ जाएगा तो ए भी इम्प्लाई कर रहा था बी को, तो हम देख रहे हैं हाँ अगर हम माइंड में ही ये सब कैलकुलेट कर रहे हैं, आपको ये कंसेप्ट समझना है। इंडिविजुअल आप कितना चेक करोगे, बहुत सारा वैल्यू है, लेकिन आपको वहां पे रिलेशन पहले जो दिया गया है उसको समझना है। उसमें से आप देखोगे कि हाँ ईसी जो है ये सेटिस्फाई कर सकता है मुझे कैंडिडेट की को जनरेट करने में, उसका इम्प्लीमेंटेशन हम ईसी से कर सकते हैं। और ये कैलकुलेशन आपको माइंड में ही करना है, क्योंकि वहां पे आपको रिलेशन दिया जाएगा। जैसे भी आपको, जैसे मैंने कहा ना, ये एग्जाम्पल जो है ये एग्जाम में आया है, ऐसा एग्जाम्पल लिया है मैंने, ठीक है। तो इस केस में जो है रिलेशन फंक्शनल डिपेंडेंसी पहले से प्रोवाइडेड है, और वहां से आपको मदद मिलेगा कि आप कैसे कैंडिडेट की को जनरेट कर सकते हो। ऐसा नहीं रहेगा कि एक दो तीन एट्रीब्यूट्स का वैल्यू रिलेशन में दिया जाएगा और आप उसमें से कर रहे हो, तो तब ठीक है। लेकिन बहुत सारा, जैसे यहाँ पे 6 एट्रीब्यूट्स दिया गया है एक रिलेशन में, ओके ना, तो उसको आपको कैसे जनरेट करना है, तब आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी देखना पड़ेगा। आप देख रहे हो कि हाँ इस रिलेशन से हम एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, तो वही आपका कैंडिडेट की हो जाएगा उस केस में, ठीक है। यस मैम। हाँ, अच्छा, अब देखो यहाँ पे रिलेशन एबीसी दिया गया है, तो अब देखो यहाँ पे भी आप माइंड में कैलकुलेट करो, क्या अकेला बी का क्लोजर निकालने में हम एबीसी को फाइंड आउट कर सकते हैं?